बिहार में छात्र होना अपराध है। से पूछा कि क्या बड़ा बाबू बताइए, इंस्पेक्टर साहब बताइए, आपका बच्चा बीपीएससी का एग्जाम नहीं देगा क्या? आपके घर में बच्चा पढ़ता नहीं है क्या? अगर यही हाल रही तो 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे आप जो है सो घूस देने के लिए? वो कर रही है भविष्य, बच्चों के छात्रों के भविष्य उसको कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि वो जो है सो मान नहीं रही है। हम कहते हैं कि जब आवाज उठ रही नहीं होता, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो बच्चों को न्याय मिलेगा। सारे लोग जो जहां हैं, देखिए एक ही कम्बल में हम 5 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें मेरे सामने में चश्मदीद हर चीज का गवाह। 4-5 मंत्री हैं जिससे माननीय नेता नीतीश कुमार घिरे रहते हैं, और ये लोग जिस तरह से चाहता है उस तरीके से नौकरी बेची जा रही है, बशर्ते सेटिंग की सिर्फ आपको जरूरत है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो है आज बहुत बड़ी बात हो रही है कि बिहार में छात्रों के साथ हो रहा है अन्याय। आखिर बिहार में छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या बिहार में छात्र होना अपराध है? बिहार के सभी छात्रों के मुद्दे को लेकर जो है आज बात करेंगे कि आखिर बिहार में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वो आखिर कब तक लगाम होगा? आखिर बिहार में छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तजम्मुल खान साहब जी। ये है जन सुराज के राज्य कोर कमेटी के सदस्य भी हैं एवं गया जिला के प्रभारी भी हैं, और पहले भी एनडीए के समर्थक रह चुके हैं, और एनडीए के साथ कई इनका जो है परिचय है, और आज से नहीं लमसम 25-30 सालों से इनका राजनीतिक संबंध है। तो तजम्मुल खान साहब से बात करेंगे कि आखिर बिहार में छात्र होना अपराध है तो क्यों है। सर, आपका स्वागत है। देखिए, आपने जो सवाल किया वो बड़ा अच्छा सवाल है। जो सरकार अभी वर्तमान में है जी, और ये पिछले जो 35 साल से सरकारें चली आ रही हैं, हमें तो लगता है कि यहाँ छात्र रहना अपराध है। कैसे है सर? आपने देखा कि गांधी मैदान में जिस तरीके से छात्रों के साथ इस कड़ाके के ठंड में क्रूर व्यवहार किया गया, और छात्रों की कोई गलती नहीं थी। चूँकि मैं चश्मदीद गवाह था वहाँ पे, जितने भी प्रोटेस्ट थे, मैं साथ प्रशांत किशोर जी के साथ, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के साथ मैं 4:30 बजे अनशन पे 2 तारीख को मैं बैठा था पटना में ही। पटना में ही। अच्छा। और सारी चीज़ें, और 29 तारीख को भी मुझे बुलाया गया था सलाह मशवरा के लिए। तो 29 तारीख को हम लोग 4:30 बजे धरने पर बैठे थे, और फिर उसके बाद जो घटनाएं घटी करीब 10 बजे रात में, वो ऐसा बर्बरतापूर्ण घटना थी। यूँ ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने जिन लोग ये ऐसा घटना कर रहे थे, बच्चों के पास पानी मार रहे थे, बच्चों को लाठी डंडे से पीट रहे थे, लगता था कि उन्हें बाल बच्चा है ही नहीं। भाई, किसी के बच्चे को देख के भी लोगों को प्यार आता है, मोहब्बत आता है। तो ये जो डंडा चला रहे थे उनकी गलती बहुत मैं नहीं मानूंगा। आदेश देने वाला ज्यादा जो है सो दोषी होता है, और आदेश देने का काम ये बिहार सरकार ने किया है। अच्छा, इसमें पॉलिटिक दबाव होगा शायद, पॉलिटिकल प्रेशर था उन पर हर तरह से। चूंकि लगातार जन सुराज की जो लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है, और बिहार के साथ साथ पूरे देश में जन सुराज के जो नीति है, जो विजन है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। करोड़ लोग यूट्यूब और फेसबुक और ये सब देखते हैं। तो विजन जो हमारे नेता का है, उस विजन से सारी सरकारें डरी हुई है। तो कुल मिला के छात्र से रिलेटेड आपने सवाल मुझसे किया है, तो हम लोग जो बीपीएससी में जो धांधली लगातार होती आ रही है, ये नहीं कि अभी धांधली हुई है, जितने भी एग्जामिनेशंस पिछले 10-12 साल से होते आ रहे हैं। मैं तो 35 साल वाली सरकार को भी कहूंगा, जो 20-15 साल जो राजद की सरकार रही, लालू जी की सरकार रही, उसमें भी शिक्षा को कहीं प्राथमिकता नहीं मिली। समझे, आपसे मैं लंबी बातें कर सकता हूं, लेकिन आप कैमरे पर कितनी लंबी बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल नेता हूं, ये आप जानते हैं। तो लंबी दूरी में नहीं जाऊंगा आपसे, लेकिन 10-12 साल का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि यहाँ पे जितनी भी बहालियां बिहार सरकार की तरफ से हो रही हैं, उसमें भारी अनियमितता है, भारी फेरबदल है, और उसके में काफ़ी पैसे की उगाही होती है। उसमें कुछ एक्स ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कुछ उसमें 4-5 मंत्री हैं जिससे माननीय नेता नीतीश कुमार घिरे रहते हैं, और ये लोग जिस तरह से चाहता है उस तरीके से नौकरी बेची जा रही है, बशर्ते सेटिंग की सिर्फ आपको जरूरत है। तो इस तरीके का अगर होगा तो जो बच्चा गरीब का, रिक्शा चलाने वाले का जो छात्र है, जो किसान का बच्चा है, जो मजदूरी करने वाला बच्चा है, हम लोग जैसे मध्यवर्गीय का बच्चा है, तो जब नौकरी बिक जाएगी तो इनका सपना कब पूरा होगा? तो सर, आप इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं वर्तमान एनडीए सरकार पर, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं?
देखिए जो धांधली हुई उसके में कि मान लिया कि सब जगह के ये हुए और कुछ सेंटर्स पर के एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए, तो हम लोगों ने कहा कि आप इसको री एग्जाम ले लीजिए। 4 लाख बच्चों का भविष्य है, आप री एग्जाम ले लीजिए। अगर आप दूध के धोए थे तो आपको री एग्जाम लेने में क्या दिक्कत थी? इतने स्टूडेंट जो है सो लगातार बैठे हुए हैं। आज गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट पर एक बच्चा फांसी लगा लिया। और जिस दिन प्रशांत किशोर जी 29 तारीख को हम लोग धरने पे बैठे थे, उस दिन जब हम लोग ने चला कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सीएम हाउस का घेराव करेंगे, तो 15,000 लड़के थे, कम से कम 15,000। आपके प्रेस वालों का कहना है कि उसको मैं घेर नहीं पा रहा था कैमरे से कि कितने स्टूडेंट हैं। तो जब हम लोग चले तो हम लोग जो ठीक मोरिया होटल के पास जो है प्रकाश ये है उसके में हम लोग जो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वहाँ पर एक मैसेज आया कि सरकार जो है सो आपसे वार्ता कर तैयार है और मुख्यमंत्री बिहार से बाहर हैं, इसलिए मुख्य सचिव बात करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है कि माइक हम लोग के पास बड़ा नहीं था या नहीं था, बच्चों को 15,000 लोगों को कैसे सूचना दें। प्रशांत किशोर जी ये बातें सुनकर कि भाई बिहार के चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार हैं, स्टूडेंट का 5 डेलीगेट 7 डेलीगेट जो भी है जाएगा। लेकिन इस बीच जो है सो बच्चे वहाँ से पूरा आए भी नहीं है और वहाँ लाठी बरसाना शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके की हालात को देख कर हमारे नेता को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा। मतलब सत्य के लिए आग्रह करने के लिए हमारे नेता वहां पर बैठे हैं गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में, और कई दिन लगातार। मैं तो 5 रात कंप्लीट 100% में जगने वाला, और प्रशांत जी के एक ही कंबल में हम 5 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें मेरे सामने, मैं चश्मदीद हर चीज का गवाह हूं। उस वक्त भी जो आखिरी 5वां दिन रात था, 3:45 हो रहा था, मैं अकेला आदमी था, सो रहा था। मैं सबको कहा कि सोइए, मैं जग रहा हूं। उस वक्त ऐसा आंधी तूफान की तरह लोग आए, आंधी तूफान की तरह आए कि लगे कि कौन उग्रवादी यहाँ पर सोया हुआ है, उग्रवादी यहाँ पर धरना दिए हुए है। बिहार सरकार की तो आधी अजीब नीति हो गई है। इसलिए इस नीति के खिलाफ हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हमारे नेता मेदांता से निकले हैं लेट नाइट, अभी भी वो आमरण अनशन पे हैं। आमरण अनशन के मीनिंग जानते हैं आप, कि सिर्फ पानी लिया जाता है, अन्न का कोई जो है सो उसके में ये लेना नहीं है। तो हम लोग बिहार सरकार को झुका के रहेंगे, बिहार में बदलाव ला के रहेंगे। हम लोग को सत्ता बदलना, या जितनी भी आजकल धरना प्रदर्शन हुए हैं पिछले आप 30-35 साल 50 साल से आप देखेंगे तो सत्ता परिवर्तन के लिए हुए हैं। लेकिन हमारे नेता का कहना है कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो बच्चों को न्याय मिलेगा, सारे लोग जो जहां हैं विकास में तेजी आएगी, विकास ईमानदारी से होगा। अब मैं आपको विकास के बारे में एक झलक देता हूं कि आपने देखा कि नीतीश कुमार के रिजिम में जो बनने वाले पुल थे वो 2-2 हजार करोड़ के पुल थे। एक नहीं 17-18 पुल गिर गए विदिन 3 मंथ्स, करोड़ नदी में बह गए। इस पर भ्रष्टाचार पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है कि जो हमारा पैसा था, जो जनता का पैसा होता है, और क्यों पुल 2000 करोड़ का ढाया जा रहा है, इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। विपक्ष भी कान में तेल देकर सोया हुआ है। विपक्ष भी ऐसा लगता है कि दोनों के मिली भगत है, समझे। जैसे उसका प्रमाण ये होता है कि पूर्णिया में जो तेजस्वी यादव ने कहा कि आप अगर वोट नहीं देते हैं हमें तो आप जो है सो एनडीए को दे दीजिए। तो ये भी एक लफ्ज अंदर की जो आवाज थी कभी कभी बाहर आ जाती है। तो इतने बड़े बड़े पुल गिर जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बीपीएससी में घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो है हादसा विभाग में घोटाले हो रहे हैं, सृजन घोटाला इतना बड़ा हुआ, कोई सूद लेने वाला आदमी नहीं, कोई इसके में बिहार का माई बाप लगता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार तो निरंकुश हो चुकी है। आपको पता है कि अगर विकास चाहते हैं तो सत्ता पर लगातार बैठे नहीं रहना है। सत्ता पर अगर लगातार बैठने के बाद लोग तानाशाह हो जाता है, और तानाशाही के बिहार में अंत हो गई है। इसलिए हमारे नेता जो है सत्याग्रह पर बैठे हैं। तो सर कहा जाता है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात किया जाए, उनके द्वारा संविधान लिखा हुआ था, तो संविधान में कहा जाता है कि आर्टिकल 21 सेक्शन 21 के तहत जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर किसी छात्र को तकलीफ होती है तो प्रोटेस्ट कर सकता है। तो प्रोटेस्ट करने में आखिर प्रशासनिक डिपार्टमेंट को क्या तकलीफ हो रही है, जो कि जैसे लग रहा है, मतलब कहा जाता है कि वो क्रिमिनल है या फिर आतंकवादी है, उस पर जो है हावी हो जा रहा है प्रशासनिक डिपार्टमेंट क्यों से? देखिए, प्रजातंत्र में अपनी मांग को मनवाने का, अपनी मांग को पूरा कराने का एक ही रास्ता होता है। प्रजातंत्र में एक ही रास्ता दिया गया है
कि अगर शासक निरंकुश हो जाए तो उसके खिलाफ, जैसे आप उसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी शक्ल थोड़ा दूसरी हो सकती है, सेम ऐसी शक्ल नहीं होगी वहां, लेकिन आपने देखा कि बांग्लादेश में 3 स्टूडेंट जो है सो धरना प्रदर्शन शुरू किए थे। आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दिल्ली में आके बैठी हैं। तो धरना प्रदर्शन में सत्य को लेकर के आप चलेंगे, सत्य को लेकर चलेंगे तो बड़े से बड़े पिलर को आप उखाड़ सकते हैं। गांधी जी चले थे सत्याग्रह करने, 200 साल से जमा यहाँ अंग्रेज को हम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने उखाड़ फेंका। तो प्रजातंत्र में भाई हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी ना आप जो है सो निरंकुश हो गए हैं तो उस पर आप सुध लेंगे, उस पर आप सोचेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन पूरे बिहार के लोग जो 15,000 स्टूडेंट जो एक पैर पे खड़े हैं अपनी मांग को मंगवाने के लिए, तो उस पर तो बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए था ना। प्रजातंत्र की तो यही खूबसूरती है ना। तो आखिर इस पर रोक क्यों लगा रही है? सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार बीपीएससी में घपला की है, सरकार बीपीएससी में जबरदस्त तरीके से अन्याय कर रही है, स्टूडेंट को जो है सो पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, बच्चों के छात्रों के भविष्य उसको कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि वो जो है सो मान नहीं रही है। हम कहते हैं कि जब आवाज उठ रही है, इतना ये हो रही है, तो क्यों नहीं वो सरकार मान जाती है कि हम री एग्जामिनेशन करा लेंगे। री एग्जामिनेशन कराने को तैयार होता, कल आज सत्याग्रह खत्म हो जाएगा, आज स्टूडेंट का धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए? अगर आज सरकार को हम नहीं मनवाएंगे, आज हम अगर पूरे बिहार के लोगों को नहीं जगाएंगे, तो कल और भी बड़ा घटना हो सकती है, तो सरकार कुछ नहीं सुनने वाली है। तो ये प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम लोग तो इस चीज को जानते हैं कि लंबे दिनों से जो शासन में रहता है वो प्रजातंत्र का गला घोटता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, मैं बाराचट्टी का प्रभारी था जदयू का। अच्छा। एक बेचारा देहात जंगल से आया, 24 प्रखंड बिल्कुल जंगल में है, इसकी बाराचट्टी विधानसभा की। अच्छा। जंगल से एक आदमी आया, सर हमने देखे बड़ा बाबू सर हमने के जो है सो बड़ा बाबू हमने के नहीं सुनी थी। अच्छा। नहीं सुनी थी तो कहने के जैसे लगाओ बड़ा बाबू को। एमपी, वर्तमान एमपी विजय मांझी ने फोन किया जो है सो माननीय इसको थाना प्रभारी ने फोन नहीं उठाया, 1 नहीं 5 नहीं 10 फोन किया। तो जबकि विजय मांझी का घर और थाने का डिस्टेंस मात्र 400 फीट है, तो उन्होंने किसी को कहा कि देखो तो बड़ा बाबू है कि कहीं मीटिंग में आप फोन ना उठा भी थी। तो एक लड़का गया, दौड़ा हुआ, देखा, बोला कि सर तो 4 के साथ तो गपस्टिंग कर रहे हैं, वो 4 के साथ तो मटरगस्ती कर रहे हैं बैठे हुए अपने आवास पे, हैं ऐसी बात है। तो वहाँ वो जिधर सांसद जो है गया, सांसद चला गया वहाँ थाने पे चला गया, तो वो थाना प्रभारी उठा नहीं, और मांझी जी धरने पर बैठ गए और 46 डिग्री टेम्परेचर था। गया सांसद मांझी, विजय मांझी बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के बाद हुआ कि चलो इसको अफरा तफरी हो गया, लंथन हो गया, थाना प्रभारी का ट्रांसफर नहीं हुआ। आप ये जान लीजिए कि क्या अफसरशाही की हद है कि एक वर्तमान एमपी थाने पर धरना देकर बेहोश हो गया और एक थाना प्रभारी का ट्रांसफर नहीं हुआ। इससे बड़ी निरंकुशता नहीं हो सकती। प्रजातंत्र में नेता सर्वोपरि है, नेता वो भी सांसद जैसा पद। तो आप इससे नहीं इनकार कर सकते कि नीतीश कुमार 4-5 IAS ऑफिसर से घिरे हुए हैं। बिहार सरकार एकदम गर्त में जा रही है, बिहार सरकार बहुत नीचे जा चुकी है। इसको ऊपर लाना, और अगर लाने की सिर्फ एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो प्रशांत किशोर अगर आ गए 25 में तो हम लोग पूरे बिहार को बदल के दिखा देंगे। इतना मतलब आप पे भरोसा कर सकती है बिहार के जितने भी लोग हैं? बिल्कुल, आप किसी से भी पूछिए। अभी मैं जो है सो जब धरने पे मैं था तो मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे साथ 22 आदमी थे, तो दनियामा जेल में मुझे रखा गया था। हम 17 घंटा जेल में रहे। तो वहां हमने अफसरों से पूछा कि क्या बड़ा बाबू बताइए, इंस्पेक्टर साहब बताइए, आपका बच्चा बीपीएससी का एग्जाम नहीं देगा क्या? आपके घर में बच्चा पढ़ता नहीं है क्या? अगर यही हाल रही तो 1 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे आप जो है सो घूस देने के लिए? 1 करोड़ में तो जो है सो बीपीएससी का फर्स्ट पोस्ट बिक रहा है, लाएंगे क्या? आपका ख्याल है? बोले अरे भाई क्या कहे, अंदर की आवाज जो आप लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बोलिए, हर आदमी अपनी आत्मा पे हाथ रख करके अपने जमीर से सोचे कि ये बिहार सरकार की कुव्यवस्था से आजिज हो गया है। कल जो 15 साल की सरकार थी उसमें गुंडों का राज था, अपहरण करता था, जमीन माफिया था, बालू माफिया था,
नक्सलवाद था, कोई वाद ऐसा नहीं था जो मनुष्य को परेशान करने वाला कोई ऐसा तंत्र नहीं था जो बाकी था वो 15 साल की निरंकुश सरकार में। अब यहाँ पे उससे भी बड़ा निरंकुश था, उससे भी बड़ा जो है सो यहाँ पे उग्रवाद है, बहुत बड़ा जो है सो यूं कहिए जो अवसरवाद है। यहाँ पे अवसरवाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक आवासीय सिस्टम से बना के दिखा दिए एक नेता की हैसियत से। हमारे सामने एमएलए का फोन गया है थाने में और थाना प्रभारी ने कहा कि देखिए फोन आ रहा, नहीं उठाएंगे, उनको कहना है तो एसपी से बात करें। इसी मैं बता रहा हूं कि कल भी विधायक जी फोन आपने किया था, मैं इसी के लिए नहीं बैठा हूं। आप तो विधानसभा में बैठते हैं, आप एसपी साहब से बात कीजिए, एसपी साहब हमको बोलेंगे। हमारे विधानसभा का पदाधिकारी और इस तरह का लैंग्वेज, तो आपकी नैतिकता इतनी गिर गई है कि ऑफिसर आपके नहीं सुनती हैं। हाँ, ये सच है कि मुझ पर इसका कभी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं आज भी सारे पदाधिकारियों से नम्र निवेदन से मैं मिलता हूं और मुझे सारे पदाधिकारी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। चूंकि मैं ऐसा काम ही नहीं लेके जाता हूं उनके पास कि उनको कोई कष्ट करना पड़े हम काम करने में। लेकिन यहाँ तो अब नेता का नाम रह ही नहीं गया। अब तो जितने भी एमएलए के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो तो कलेक्शन एजेंट होकर रह गए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर होता है तो सरकार की निष्क्रियता से होता है। सरकार को आंख खोलकर कराना चाहिए। सरकार बैठाई गई है, जनता ने बैठाया है अपने लोगों की हिफाजत के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के छात्रों की तरक्की के लिए। छात्र देश का ऋण होता है, युवा जो है सो देश का ऋण होता है, और ये पूरी तरीके से शिक्षा ही को बैठाने चले हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे नेता प्रशांत किशोर का पहला पॉइंट यह है कि हम बिहार में विश्व स्तरीय पंचायत स्तर पे स्कूल खोलेंगे और सबसे पहले मैं शिक्षा को दुरुस्त करूंगा। शिक्षा ही से पूरी दुनिया का विकास हुआ है, लाठी और डंडे से विकास नहीं हुआ है, नेताई से विकास हुआ है, अफसर से विकास नहीं हुआ है। ये आप ये जान लीजिए। और बाकी आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। और बाकी जो है से बिहार में जो बीपीएससी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके बारे में है जो है बताएं, तजम्मुल खान जी बताएं कि आखिर बिहार में बीपीएससी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह गलत है। तो सर, अंतिम रूप बिहार के बीपीएससी छात्रों को क्या कहेंगे, आखिर प्रोटेस्ट किस तरह समाप्त किया जाए? नहीं, देखिए, हम लोग ने प्रण कर लिया है, हमारे नेता ने प्रण कर लिया है और छात्र भी इस चीज़ पे अडिग है। छात्रों का पूरे बिहार से समर्थन मिल रहा है और मैं छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि आप जो है सो इस मुहिम में मजबूती से खड़े रहिए। चूंकि कोई आदमी लंबा प्रोटेस्ट करता है, धरना प्रदर्शन करता है, सत्याग्रह करता है, अपना जीवन दांव पे लगाता है, तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लगाता है। आज अगर बच्चे डटे रहेंगे तो कल जो है सो बीपीएससी में या अन्य प्रकार की जो हमारे यहाँ बहालियां आती हैं, जिसका एग्जाम लिया जाता है, उस पर रोक लगेगी और सुधार होगा। हम लोग आने वाले अभी के साथ साथ अभी के बच्चों के भविष्य के साथ साथ आने वाले बच्चों का भविष्य हम लोग देख रहे हैं, आने वाले बिहार के भविष्य को देख रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे बिहार के सारे लोगों से, सारे छात्र छात्राओं से कि प्रोटेस्ट में तैयार रहें, धरना प्रदर्शन को जारी रखें, ताकि हम लोगों को हर हाल में बिहार सरकार को झुकाना है और अपना हक लेना है बिहार सरकार से। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। और बाकी क्या सोचते हैं, बिहार में बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे और अगले इंटरव्यू में अगले सवालों के साथ जरूर मिलेंगे। जय हिंद।